तो दोस्तों ये है हमारी आज की कहानी का दूसरा पार्ट। यह देख प्रतिमा जी जोर से चीखी, अरे यह तो मर गई। माँ के चीखने की आवाज़ सुन महेश भागता हुआ कमरे में आ गया और सपना को नीचे लुढ़का देख हो कर हंसते हुए ताली बजाकर बोलने लगा, भाभी मर गई, भाभी मर गई। फिर सपना के लुढ़के शरीर के पास उकड़ू बैठ पूछने लगा, भाभी तुम मर गई क्या? बोलो ना भाभी, तुम सच में मर गई क्या? महेश को ऐसा बोलता देख प्रतिमा जी और अधिक परेशान हो गई और दूसरे कमरे में बैठे राधे श्याम जी को आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे यहाँ आओ जी, देखो इस चुड़ैल ने क्या मुसीबत ला दी। हमें जीते जी खाकर खुद मर गई। प्रतिमा जी की चीख सुन राधे श्याम जी भी भागते हुए कमरे में आए और सपना की लुढ़की हुई देह देखकर पत्नी पर गुस्साते हुए बोले, एक तो ऐसे ही बेटे के जाने के गम से बेहाल हूँ, उस पर मेरे लाख मना करने पर भी तुमने जो यह टंटा खड़ा किया है, अब तुम ही निपटो इससे। सुबह से ही कह रहा था कि दरवाज़ा खोल कर कुछ खिला पिला दो इसे, लेकिन तुम्हें तो केवल अपनी जिद ही रखनी होती है। रोते हुए चिढ़कर प्रतिमा जी ने कहा, एक तो बेटे को खा गई चुड़ैल और अब हमें भी फंसा गई, उस पर तुम भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। इतने दुख से तो मर जाना ही अच्छा है। अपनी माँ को ऐसा बोलते सुन महेश हंसते हुए बोला, हो अब माँ भी मर जाएगी। माँ तुम कब मरोगी? बेटे की मासूमियत पर तो राधे श्याम जी को कुछ कहते ही नहीं बना, पर पत्नी का दुख उनके अंदर भी उतर आया और कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। तभी बिजली आ गई और राधे श्याम जी झपटते हुए कमरे से निकल लिविंग रूम में आए और जल्दी से टीवी स्टार्ट कर चैनल चेंज करते हुए उस चैनल पर जाकर रुक गए जहां पहले वाली न्यूज़ दोहराई जा रही थी। उन्होंने टीवी का वॉल्यूम जानबूझकर बढ़ा दिया ताकि प्रतिमा जी भी सुन ले। टीवी न्यूज़ रीडर ने फिर से शहीदों के नाम पढ़ने शुरू कर दिए थे। कर्नल जंग बहादुर, कर्नल विशाल सक्सेना, कैप्टन दिलबाग, कैप्टन रघुवंश मणि मित्तल, कैप्टन विजय थापा, लेफ्टिनेंट अमर बहादुर और सूबेदार नारायण ओझा। धड़कते दिल से शहीदों के नाम सुनते हुए राधेश्याम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और भागते हुए उस कमरे में गए जहां प्रतिमा जी बिना कुछ सुने समझे रोते हुए सपना को कोसे जा रही थी। प्रतिमा जी के पास पहुंच राधेश्याम जी ने खुशी से रोते हुए कहा, प्रतिमा, हमारा बेटा रघुवीर जिंदा है, वह शहीद नहीं हुआ। क्या सच कह रहे हो जी? प्रतिमा जी खुश होते हुए बोली, हाँ अभी न्यूज़ देखा, आओ ना किसी और चैनल पर वह न्यूज़ फ्लैश हो रहा होगा तो देखते हैं। हाँ अभी आती हूँ, लेकिन इस चुड़ैल का क्या करें? बोलते हुए प्रतिमा जी ने सपना की फरस पर लुढ़के शरीर को एक लात जमाई। एम्बुलेंस आ तो रही है, अब इसे लेकर हॉस्पिटल जाएंगे और मर गई होगी तो माँ बाप को फ़ोन कर हॉस्पिटल से खबर कर देंगे ताकि कोई केस वे करें भी तो हमारे बचाव का एक रास्ता तो रहे। वैसे भी इसके माँ बाप से कल दिन भर झूठ बोल बोल कर थक गया कि बीमार है और सो रही है, इसलिए आप लोगों का कॉल नहीं उठा रही। बड़े ही बेहुदा लोग हैं। हम क्या राक्षस हैं जो उनकी बेटी को खा जाएंगे? चलो जल्दी चलो, मुझे न्यूज़ सुनना है। कहते हुए प्रतिमा जी अपने पति का हाथ पकड़ लिविंग रूम में चली गई। फरस पर लुढ़की सपना के पास केवल अपने घुटनों पर बैठा महेश रह गया, जो कभी कभी अपनी एक उंगली से सपना को थोड़ा डरते हुए धीरे से छूते हुए पूछे जा रहा था, भाभी तुम मर गई क्या? थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई और सपना को एम्बुलेंस पर भेज राधेश्याम जी अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल गए। घर में अपनी माँ से सवाल करता महेश और प्रतिमा जी रह गई थी कि माँ भाभी को कहाँ ले गई, और प्रतिमा जी उसका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए उससे दूसरी बातें करने लगी थी। हॉस्पिटल में सपना का चेकअप कर डॉक्टर ने कहा,
ब्लड प्रेशर बहुत अधिक लो हो गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। सपना के आईसीयू में एडमिट होने की खबर सुन उसके माता पिता कैलाश जी और आशा जी आए, लेकिन प्रतिमा जी ने चालाकी से सपना को उसके माता पिता के पास एक सेकंड को भी अकेला नहीं छोड़ा। और जब आशा जी ने सपना को अपने साथ ले जाने की पेशकश की तो राधेश्याम जी ने कहा, मेरा बेटा रघुवीर वापस आ रहा है और ऐसे में सपना मायके चली जाएगी तो उसे बुरा लगेगा, और फिर सपना हमारे बेटी की तरह ही है, तो हम उसके ठीक होने का उसका ख्याल रखेंगे ही। अब कैलाश जी और आशा जी के पास ईश्वर से बेटी के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए वापस लौट जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। हफ्ते भर में सपना जब स्वस्थ होकर घर वापस आ गई तो प्रतिमा जी ने उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया और दिन भर में एक बार उसे एक थाली में नमक के साथ 2 सूखी रोटियां और 1 बोतल पानी कमरे में देने लगी। सपना जिंदा रहने के लिए कभी 1 रोटी तो कभी आधी रोटी नमक के साथ चबाकर पानी से निगल लेती थी, और छोड़ी हुई रोटियों की थाली प्रतिमा जी खुद उठाकर बाहर कुत्ते को डाल आती या डस्टबिन में डाल देती। हॉस्पिटल से आने के 2 दिन बाद एक दिन प्रतिमा जी जब कमरे में आई तो बेड पर लेटी सपना ने रूखे स्वर में बोली, उठ रे चुड़ैल, कल मेरा बेटा आ रहा है, फिर वही तुझे तेरी करतूत की असली सजा देगा। और इतना कह हाथ की थाली नीचे पटक वह कमरे से बाहर निकल गई और कमरे को फिर से लॉक कर दिया। कैप्टन रघुवीर के आने की खबर सुनकर सपना के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसके मन में उम्मीद जगी कि अब उसके दुखों का अंत जरूर होगा। रघुवीर को जब वह सारी घटना बताएगी तो वह जरूर उसकी बात समझेंगे और फिर इस अनचाहे गर्भ से मुक्त हो वह रघुवीर के साथ एक नए और खुशहाल जीवन की शुरुआत करेगी। ऐसा सोच वह खुश हो बेड पर से उठ आईने के सामने खड़ी होकर खुद को शीशे में देखने लगी। लगातार दुखी रहने और रोते रहने से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसके सुंदर गुलाबी होठों पर पपड़ी की एक काली परत चढ़ गई थी। उसके काले चमकीले बाल आपस में उलझकर अजीब से घोंसले की शक्ल में आ गए थे और हमेशा खिला रहने वाला उसका चेहरा सूखे फूल की तरह मुरझा गया था। ओह, ऐसी सूरत लिए मैं रघुवीर के सामने कैसे जाऊंगी? अपने चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए सपना ने सोचा। तभी उसके कानों में राधेश्याम जी की आवाज़ टकराई, जो शायद जानबूझकर जोर से उसे सुनाने के लिए कही जा रही थी। रघुवीर के आते ही तलाक का केस करवा इस बदजात से पीछा छुड़ाऊंगा और दूसरी संस्कारी चरित्रवान बहू लाऊंगा। इस बार मैं दहेज भी अधिक लूंगी। इन भिखारियों ने तो कुछ दिया ही नहीं, ऊपर से अपनी बेशरम चरित्रहीन लड़की हमारे गले मढ़ दी। अपने सास ससुर की बात सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ गए और अपने तकिए के नीचे से रघुवीर का रुमाल निकाल उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ देखते हुए सपना ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, तुम ही मेरी उम्मीद का दिया है, इसे बुझने मत देना। क्या रघुवीर सपना को तलाक देगा या फिर वह सपना की बात सुन उसके पक्ष में कोई निर्णय लेगा, यह तो अगले दिन रघुवीर के आने पर ही मालूम होगा। आज रघुवीर आने वाला था, सो प्रतिमा जी किचन में जोर शोर से उसकी पसंद के पकवान बनाने में जुटी हुई थी। राधेश्याम जी घर की अव्यवस्थित चीज़ों को जगह पर रखते हुए बड़बड़ा रहे थे। कोई जगह पर कुछ रहने ही नहीं देता। जंग के मैदान से घर आया बेटा साफ सुथरा घर नहीं देखेगा तो क्या उसका मन डूब नहीं जाएगा? महेश पूरे घर में बच्चे की तरह दौड़ते भागते हुए हंस रहा था और बोल रहा था, आज भैया आएंगे तो खूब मज़े करूँगा। फिर सामने पड़ी किसी भी चीज़ को किक मार कर बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए हंसने लगता।
कुल मिलाकर पूरे घर में गहमा गहमी का माहौल था। अपने रूम में बेड पर लेटी सपना उठी और बाथरूम में जा नहा कर आई और आईने के सामने खड़ी हो खुद को देखने लगी। उसने अपने पपड़ियाए होठों पर लिप बाम मला और हल्के कलर की लिपस्टिक लगाई। फिर अलमारी से उसने पीच कलर की लीलेन की साड़ी निकाल कर पहनी और गीले बालों के बीच मांग निकाल कर उसमें करीने से सिंदूर भर एक छोटी सी बिंदी लगा ली। अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। उसने खुद को आईने में दोबारा देख एक लंबी सांस ली और तकिए के नीचे से रघुवीर का रुमाल निकाल सीने से लगा बोली, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। दूसरी तरफ किचन निपटा कर प्रतिमा जी राधेश्याम जी के पास बैठी बोल रही थी, जल्दी से रघुवीर आए तो उस चुड़ैल का हिसाब किताब हो जाए। अच्छा यह बताओ कि तुम्हें बेटे के आने की खुशी ज़्यादा है या फिर सपना का हिसाब किताब करने की। राधेश्याम ने मुस्कुरा कर चुटकी लेते हुए कहा। अभी प्रतिमा जी जवाब में कुछ बोलती कि तभी कोल बैल बज उठी। राधेश्याम जी ने तेजी से उठकर लपक कर दरवाज़ा खोला और बेटे को देखते ही उसे गले से लगा लिया। प्रतिमा जी, अरे मेरा बेटा आ गया, बोलते हुए रघुवीर की तरफ लपकी। महेश जो पूरे घर में चक्कर लगा रहा था, माँ की बात सुनकर भैया आ गए जोर से बोलते हुए घर के मेन डोर की तरफ भागा। महेश की आवाज़ सपना के कानों में भी पड़ी और रघुवीर के आ जाने की बात सुन उसका हृदय जोर जोर से धड़क उठा। उसे लगने लगा जैसे वह अपनी जिंदगी और मौत का फैसला सुनने के लिए अदालत के कटघरे में खड़ी हो और जज की एक हाँ या ना उसके जीवन का अंत कर सकती है। अंदर से एक अनजाने डर से कांपती सपना ने बेड पर बैठ पास रखा तकिया उठाकर कस कर पकड़ लिया और अपनी उखड़ती सांसों को काबू में करने लगी। दूसरी तरफ प्रतिमा जी रघुवीर को प्यार से सोफे पर बिठा फ्रिज में रखी 2 पीस मिठाई निकाल कर प्लेट पकड़ाते हुए बोली, लो बेटा खा लो, अभी पानी लेकर आती हूँ। माँ की यह बात सुनकर रघुवीर ने कहना चाहा कि तुम क्यों परेशान होती हो माँ, सपना कहाँ है, लेकिन फिर कुछ सोच कर चुप रह गया। घर के सभी मेंबर उसका स्वागत करने के लिए लिविंग रूम में आए हुए थे। बस एक वही वहाँ नहीं थी जिससे मिलने की कशिश वह अपने मन में दबाए हुए आया था। पूरे रास्ते वह सपना के बारे में ही सोचता आया था। शादी की रात वाला सपना का भोला चेहरा और सबकी नज़रें बचाकर चुपके से हल्की मुस्कान के साथ साथ सपना का उसे देखना उसके मन में ज्यों का त्यों सुरक्षित था। पूरे रास्ते वह सोचता आया था कि उसके पहुंचते ही सपना भाग कर हंसती हुई आएगी और उसके लिए दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन उसे आए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे और सपना तो क्या, सपना की कोई आहट भी उसे अब तक सुनाई नहीं दी थी। मिठाई खाते हुए रघुवीर बार बार चोर निगाहों से घर के अंदर के बरामदे की तरफ वाले दरवाजे को देख रहा था। उसे हर बार लगता कि जरूर सपना उधर से आ रही होगी, लेकिन उसे बार बार निराशा मिल रही थी। तभी प्रतिमा जी ने पूछा, बेटा और मिठाई दूं? तेरी पसंद के कलाकंद मैंने खुद बनाए हैं। माँ की इस बात से रघुवीर को जैसे मौका मिल गया। उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी भर कर कहा, तुम क्यों परेशान हुई माँ? तुम्हारी बहू कहाँ है? उसने क्यों नहीं बनाई? रघुवीर के सवाल का प्रतिमा जी या राधेश्याम जी अभी कोई जवाब देते इससे पहले ही महेश हो कर हंसते हुए बोल पड़ा, भैया भाभी मर गई। महेश की बात सुन रघुवीर को जैसे करंट लग गया। वह सोफे पर से लगभग उछलते हुए बोला, क्या? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लो पानी पियो, फिर मैं इत्मीनान से सारी बात बताता हूँ। लेकिन रघुवीर को कहाँ इत्मीनान था। उसने गिलास उठा, जैसे तैसे पानी की 2 घूंट हलक के नीचे उतारी और अपनी प्रश्नवाचक नजरें राधेश्याम जी और प्रतिमा जी पर गड़ा दी।
बेटे को अपनी तरफ से ऐसे एकटक देखता देख राधेश्याम जी ने अपना गला साफ करते हुए पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, बताओ ना, अब चुप क्यों हो? अभी 10-15 मिनट पहले तो आसमान सर पर उठा रखा था, अब क्या हो गया? पति की बात सुनकर प्रतिमा जी ने आंखों में आंसू भरकर दुखी स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, उस चुड़ैल को भूल जाओ। तुम्हारे जाने के बाद वह न जाने किससे संबंध बनाती रही है और अब वह प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत पूछने पर भी उस लड़के का नाम नहीं बता रही जिसका बच्चा उसके पेट में है। धड़कते दिल से माँ की पूरी बात सुनते ही रघुवीर के ऊपर वज्रपात सा हुआ। कुछ सेकंड सन बैठे रहने के बाद उसने शब्दों को लगभग ठेलते हुए किसी तरह, अभी वो कहाँ है? तुम्हारे कमरे में ही बैठी होगी महारानी जी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी उठ कर नहीं आई। प्रतिमा जी ने तीखे स्वर में कहा और तेजी से उठकर सपना के बंद कमरे का दरवाज़ा खोल चिल्लाती हुई बोली, क्यों महारानी जी, तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि इतने दिनों बाद घर आए पति को एक गिलास पानी ही दे दे? तकिए को कसकर पकड़े बेड पर बैठी सपना ने सास को भयभीत नज़रों से देखा और तकिए को अपने से और कसकर चिपटा अपने आप में और अधिक सिमट गई। आने वाले पल में क्या होगा यह सोच उसकी छाती और अधिक तेजी से धड़कने लगी और किसी आशंका से उसका चेहरा पीला पड़ गया। तभी भारी कदमों से चलता हुआ रघुवीर कमरे में आया और रघुवीर को देखते ही सपना के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। रघुवीर ने सपना को गौर से देखा और धीरे से पूछा, कौन है वो? आप प्लीज़ बैठिए, मैं सब बताती हूँ, सपना ने थोड़ा डरते हुए कहा। मैं खड़े होकर भी सुन सकता हूँ, तुम बताओ। रघुवीर की यह बात सुनकर सपना ने डरते हुए अपनी सास प्रतिमा जी की तरफ देखा, जो वहीं पर कमर पर हाथ रखे मंद मंद मुस्कुराती हुई खड़ी थी। सपना को अपनी माँ की तरफ देखते हुए रघुवीर ने कहा, माँ, मुझे सपना से अकेले में बात करनी है। जब प्रतिमा जी कमरे से बाहर चली गई तो सपना ने कहना शुरू किया, उस रात मम्मी जी और पापा जी किसी शादी में गए थे। घर पर केवल मैं और महेश थे। रात में अचानक महेश मेरे कमरे में आया और रघुवीर ने सपना की बात पूरी सुनी भी नहीं और महेश का नाम सुनकर ही गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, सेट अप, जस्ट सेट अप। तुम्हें पता है कि तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रही हो? एक मासूम पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन यह सच है, सपना ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। इतना सुनना था कि रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया। वह जोर का एक थप्पड़ सपना को मारते हुए दहाड़ा, झूठ मत बोलो बेशरम, कौन है वो? सच सच बताओ। रघुवीर का थप्पड़ इतने जोर का था कि सपना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी नाक से खून निकलने लगा। दर्द से सपना जोरों से चीख उठी। शोर शराबा सुन प्रतिमा जी और राधेश्याम जी दोनों ही भागते हुए कमरे में आ गए। उनके पीछे पीछे महेश भी आ गया और सपना की नाक से खून बहता देख चिल्लाते हुए कहने लगा, खून खून, भाभी क्या हुआ? भैया, भाभी मर गई, भाभी मर गई। राधेश्याम जी ने महेश को अपने पास खींच प्यार से कहा, चिंता मत करो बेटा, हम भाभी को अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। तभी सपना ने अपने अंदर की सारी ताकत समेट कर कहा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सपना की यह बात सुनकर उसकी सास प्रतिमा ने बिफरते हुए कहा, क्या सच कह रही हो? जरा मैं भी तो सुनूं। लेकिन प्रतिमा जी की बात का कोई जवाब नहीं देकर
सपना ने रघुवीर की तरफ सीधे देखते हुए कहा, मैंने पवित्र अग्नि के फेरे लिए हैं आपके साथ। कम से कम आप तो मेरी बात को सच समझें। क्या बोल रही है ये रघुवीर? अब तक चुप खड़े राधेश्याम जी गुस्से से तमतमाते हुए बोले, लेकिन रघुवीर राधेश्याम जी को कोई जवाब देने की जगह सपना को जोरों का एक थप्पड़ और मारते हुए दहाड़ा। तुम्हें जरा भी होश है कि तुम क्या कह रही हो? रघुवीर को ऐसे गुस्साते हुए और सपना को मारते देख महेश धम से फरस पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपने बाल नोचते हुए भाभी भाभी बोलकर जोर जोर से रोने लगा। महेश को ऐसे करते देख रघुवीर का पारा और चढ़ गया और वह बोला, देख रही है इस मासूम को? क्या इसकी जान लेना चाहती है तू? नाक से बहते खून को पोंछते हुए सपना ने फिर अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सपना के इस वाक्य ने रघुवीर के गुस्से को शांत करने की जगह और भड़का दिया और वह सपना के बाल पकड़ने के लिए तमक कर यह कहते हुए आगे बढ़ा कि तेरा सच और झूठ अभी मैं बाहर करता हूँ। तभी एक अनहोनी हो गई। फरस पर बैठा महेश एक झटके से खड़ा हो गया। उसका रोना बंद हो चुका था और अब उसके दोनों नथुने फूले हुए थे। उसकी आंखें लाल होकर चढ़ गई थी। उसने जोरों का एक घुस्सा रघुवीर की पीठ पर मारा। अचानक पड़े महेश के गुस्से से चौंक कर रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखा तो महेश का दूसरा जोरदार घुस्सा उसके चेहरे पर पड़ा। अभी वहां मौजूद कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही गुस्सा मार कर चीखते हुए महेश बेहोश होकर फरस पर गिर पड़ा। रघुवीर सपना को मारना भूल चुका था क्योंकि महेश का जोरदार घूंसा उसके नाक पर पड़ा था और उससे खून बहने लगा था। अब दोनों बेटों की ऐसी दशा देख प्रतिमा जी और राधेश्याम जी दोनों ही घबरा गए। प्रतिमा जी सपना को गालियां देती उसे कोसती महेश के पास जमीन पर बैठ गई और उसे हिला हिला कर रोते हुए बोलने लगी, महेश बेटा, महेश उठो बेटा। राधेश्याम जी ने रघुवीर की तरफ देखा तो वह पास पड़े एक चेयर पर बैठकर अपना सर पीछे झुका, नाक को रूमाल से दाबे अब काफ़ी हद तक संभल चुका था। यह देख राधेश्याम जी की सारी चिंता रघुवीर से महेश की तरफ घूम गई और उन्होंने महेश के डॉक्टर मनचंदा को कॉल किया। सारी बात सुनकर डॉक्टर मनचंदा ने कहा, इस तरह का स्ट्रेस महेश के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है। मैंने पहले ही आपको हिदायत दी थी कि उसके सामने किसी तरह का वॉयलेंस क्रिएट न करें, नहीं तो उसका दिमाग एक झटके से किसी भी तरफ मुड़ सकता है। सॉरी डॉक्टर, गलती हो गई। अब क्या करना होगा? राधेश्याम जी ने अपनी आती रुलाई रोकते हुए पूछा। मैं एक इंजेक्शन लिख कर देता हूँ, फिलहाल उसे दिलवाइए, वह होश में आ जाएगा तो उससे बात कीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके जीवन में पहले जो कुछ घट चुका है, क्या उसकी कोई याद आई जो वह इस तरह उत्तेजित होकर अपने ही बड़े भाई पर हमला कर बैठा। फिर शाम को मेरे क्लिनिक टाइम में उसे लेकर आइएगा, मैं उसके सारे चेकअप कर लूँगा। ओके डॉक्टर। यह कॉल कट कर राधेश्याम जी इंजेक्शन लेने मेडिकल स्टोर पर कहते हुए भागी। यह डॉक्टर का मैसेज आता होगा, तब तक मैं मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाऊंगा। इंजेक्शन जल्दी लगवाना ज़रूरी है। इंजेक्शन लगने के लगभग आधे घंटे के बाद महेश को होश आ गया तो राधेश्याम जी और प्रतिमा जी सहित रघुवीर की जान में जान आई। राधेश्याम जी और रघुवीर ने सहारा दे महेश को फरस पर से उठा, बेड पर लिटाया और राधेश्याम जी उसके पास बैठ उसका सर सहलाते हुए बोले, बेटा तूने भैया को क्यों मारा? मैंने भैया को नहीं मारा, भैया झूठ बोल रहा है। फिर राधेश्याम जी धीरे से बोले, पापा अभी मैं सो रहा था तो मेरे सपने में मीनाक्षी आई थी। महेश की यह बात सुनते ही राधेश्याम जी को जैसे करंट लग गया।
तो दोस्तों ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। अगले पार्ट का कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।